नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वीडियो के पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को हल करेंगे। आपको पता है कि 2018 में इसके जो है 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। वो सारे पेपर हल करेंगे और 2016 में पेपर जो आया हुआ है उसको भी हल करेंगे। ठीक है, ये पेपर हल करेंगे तो आपको इसके पैटर्न का पता लगेगा, उससे आपको पेपर में जो आने वाला एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं, साथ साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें लिखा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करो, यानी इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन है। तो देखिए, गेंडा है, शेर है, बाघ है, भेड़िया है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये मांसाहारी जानवर, ये चारों जो हैं मांसाहारी जानवर हैं, और जबकि गेंडा क्या है बोलो, शाकाहारी। तो इस प्रकार सबसे अलग आपका कौन सा आंसर ऑप्शन है, ए ही आपका आंसर है, गेंडा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच में है। ठीक है, जो ए का संबंध बी से है वैसे ही आपको बताना है कि सी का संबंध इन चारों में से किससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए और बी में क्या संबंध है। सबसे पहले इस बीच वाली आकृति में जो पंचभुज बना है, और इसमें भी पंचभुज है, लेकिन इसमें क्या है, आकृति बिल्कुल पलट गई है। ठीक है, इसमें जो शीर्ष ऊपर है और इसमें शीर्ष नीचे है। तो ऐसे ही त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पलट जाएगा, यानी जो इसका शीर्ष है ये वाला, ये नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन पहला गलत है और दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें त्रिभुज पलटे नहीं हैं, इन दोनों में से एक है। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ है, देखिए ये जो बीच वाला सिंबल है यहां आ गया है, तो ऐसे इसमें बीच वाला सिंबल कहां आ जाएगा, इस वाली आकृति में नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों आकृतियों में देखिए कि किस में आया है, ये वाला यहां पर दूसरी वाले ऑप्शन में आया है। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम लोग एनालिसिस करके सही ऑप्शन को निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने, यानी सबसे अलग कौन है। जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है। आप देखेंगे जिम कार्बेट, रणथंभौर और बांधवगढ़, ये क्या है बोलो, नेशनल पार्क हैं। ये सब राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और तुंगभद्रा क्या है, नदी है। तुंगभद्रा साउथ की नदी है, इसलिए सबसे अलग कौन है, डी। आपको पता होगा कि जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, और बांधवगढ़ उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। तो सबसे अलग पूछा है तो सबसे अलग तुंगभद्रा है, ये नदी है, बाकी सब क्या है, नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। तो इसमें आपको सबसे अलग बताना है, इसमें काफी दिए हुए हैं, सब में अलग है उसको पहचानना है। तो बाकी देखिए सब प्राइवेट या सरकारी बैंकें हैं। सेबी सबसे अलग है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी है ये सबसे अलग है, बाकी सब क्या है, राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंकें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन करिए जिसके नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरोरा। तो आपको पता होगा कि जो है ये सब क्या हैं,
ये जो नाम आपने इतने पढ़े, ये सब क्या है बोलो? ये सब नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। क्या है बोलो? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। और इसमें आप देखेंगे तो जो है रावत भाटा जो है ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। बाकी कोयना हो गया, उकाई हो गया, भाखड़ा नागल हो गया, ये सब क्या है बोलो? जो है नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो इस प्रकार आपका रावत भाटा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का संयंत्र है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना गुजराती बोल पाते हैं और ना मराठी। तो इसमें याद रखिएगा, 2 के लिए हम लोग 2 सर्किल ऐसे बनाएंगे, और अगर 3 लोग होते तो हम लोग 3 के लिए सर्किल कैसा बनाते बोलो? ऐसा बनाते। 2 के लिए हमेशा ऐसा बनाया जाता है, 3 के लिए हमेशा ऐसा बनाया जाता है। तो इसमें 2 भाषाएं हैं, गुजराती के लिए जी लिख देते हैं, मराठी के लिए यम लिख देते हैं। दोनों बोल सकते वाला हम पहले लिखेंगे। दोनों में कॉमन एरिया क्या है? ये वाला है। तो 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं, तो 5 यहां पर रखेंगे, तो दोनों बोल सकते हैं। अब कहा है 10 गुजराती बोल सकते हैं, लिखा है 10 गुजराती बोल सकते हैं, तो 10 में ये भी 5 आ गए, तो बचे कितने? केवल गुजराती बोलने वाले कितने लोग बचे? 5 लोग। और मराठी कितने लोग बोल सकते हैं? 12। 12 में ये भी 5 शामिल हैं, तो 12 में से 5 घटा देंगे, 7। तो गुजराती या मराठी बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 5 10 7 17। इसमें पूछा है तो गुजराती और ना ही गुजराती ना ही मराठी बोल सकने वाले संख्या कितनी है? तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल संख्या में से ये बोलने वालों की संख्या गुजराती और मराठी घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 छात्र चेस पसंद करते हैं, और 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो यहां पर 3 खेल हो गए, तो 3 खेल के लिए हम लोग कैसा चित्र बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे। पहले में हमने क्रिकेट लिख दिया, इसके लिए फुटबॉल लिख दिया, और इस चेस के लिए CH लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कहा है हम लोग कॉमन पहले ढूंढते हैं, तो तीनों में कॉमन कितना है? इसमें कहा है कि 8 क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। इसका मतलब 3 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल, क्रिकेट और चेस तीनों पसंद करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 3। यहां पर कितना लिख देंगे बोलो? 3। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा है 8 में से 3 हो गए, तो बाकी 8 में से 5 क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट और चेस। तो एरिया कौन सा है जो क्रिकेट और चेस में दोनों में कॉमन हो? ये वाला। तो ये हो जाएगा 5 5 3 8 हो जाएगा, ये टोटल 8 हो गए। ठीक, अब कहा है 18 छात्र, अब देखेंगे तो इसमें जो है 38 छात्रों में से 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो केवल क्रिकेट के लिए हम यहां लिखेंगे। अब क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? देखिए, क्रिकेट 18 छात्र पसंद करते हैं, तो क्रिकेट में केवल यही जगह बची है, तो 7 5 12 और 3 15, तो यानी यहां पर कितना आएगा? अब देखिए, क्रिकेट में 18 लोग हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए। अब इसमें पढ़ते हैं कि 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो 6 छात्र यहां लिख देंगे। अब यहां पर देखते हैं चेस में है कितने, क्योंकि इसमें एक ही जगह खाली है, तो चेस में टोटल लोग कितने हैं बोलो? 15। तो 15 में से हो कितने गए? 5 3 8 और 6 14, 1 15, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1। अब हम लोग देखते हैं फुटबॉल में कितने लोग हैं, तो फुटबॉल में कितने लोग हैं? 20। तो 20 हैं, तो फुटबॉल में 20 लोग हैं, तो इसमें 3 3 6 1 7, तो यहां पर संख्या आ जाएगी 13। तो इस प्रकार फुटबॉल में कितने लोग हो जाएंगे बोलो?
20 लोग हो जाएंगे। पूछा क्या है, कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 13। 13 छात्र ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, इसके काफी क्वेश्चन इस पर आधारित आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों को मधुमेह और रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को ना मधुमेह है ना उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए दो बीमारियां हैं, तो दो के लिए जैसे हमने बताया है 2 गोले बनाएंगे, और पहले वाले में डायबिटीज है, रक्त मधुमेह लिखेंगे, और दूसरे में हाई ब्लड प्रेशर लिखेंगे। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर लिख देंगे, उच्च रक्तचाप। अब इसमें कहा है, दोनों को देखते हैं, 17 रोगियों को ना मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, तो 22 रोगियों को दोनों है, तो यहां पर हम संख्या रखेंगे दोनों की 22, दोनों कॉमन एरिया में आ जाएंगे। अब डायबिटीज कितने लोगों को है? 40 लोगों को, तो 40 में से 22 गया, 18 यहां पर आ जाएगा। और 30 रोगियों को बीपी है, तो ये आ जाएगा, 30 में से 22 गया 8, तो टोटल हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी 48। कितनी आ जाएगी बोलो? 48। और इसमें संख्या दी है 17 रोगियों को ना बीपी है ना जो है मधुमेह है, तो इसमें हम लोग 17 जोड़ देंगे, तो कुल मरीजों की संख्या हो जाएगी 65। ठीक है दोस्तों, ये पहले वाले से इससे निकाल लेंगे टोटल, और 17 अलग से दिया है जो इनमें मरीज नहीं है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें लिखा है, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? तो इसमें 3 जो है वाद्य आए हैं, तो हम लोग 3 वाला बनाएंगे इसमें, और तीनों वाद्य यंत्रों के नाम लिख लेंगे। पहले में क्या है? बांसुरी है, दूसरे में गिटार है, और तीसरे में वायलिन है। तो आप देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें लिखा है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार, यानी बांसुरी भी गिटार भी बजा सकते हैं, और 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। इसका मतलब 3 छात्र ऐसे हैं जो ये तीनों बजा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों बजा सकते हैं, तो 3 यहां रखेंगे, और इनको जोड़ते हुए 6 छात्र हैं जो बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा, इसको शामिल करते हुए कितना? 6। 3 और 3 6 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कहा है कि 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, तो 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, यहां पर केवल गिटार वाला यहां वाला एरिया होगा। ठीक है, और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, तो 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए गिटार वाले में केवल ये वाली जगह हमको भरनी है, तो गिटार कितने लोग बजा सकते हैं? 11 लोग, तो जोड़ें, 3 3 6 3 9, और यहां पर कितना आ जाएगा? 2 11। ठीक है, अब इस वाले वायलिन वाले में देखते हैं, एक जगह खाली है। वायलिन में हैं कितने लोग? 10 लोग हैं। कितने लोग हैं बोलो? 10। तो वायलिन में जोड़ते हैं, 3 2 5 4 9, 1 10, यहां पर कितना आ जाएगा? 1। अब बांसुरी में देखते हैं, बांसुरी में कितने हैं? 12 लोग हैं, तो 3 3 6 1 7 5 12। अब पूछा है कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 छात्र, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या निकालनी है, केवल आयत निकालने हैं। तो इसमें देखिए आयत आपको 2 दिख रहे होंगे, एक तो ये हो गया, एक ये 2 हो गया, 2 आयत ये हो गए, और दोनों को जोड़ दें
तो ये तीसरा आयत हो जाएगा। इस प्रकार आप इसमें जो है वो 3 आयत दिखते हैं टोटल। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग सिंगल वाले त्रिभुज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सिंगल वाले त्रिभुज हो जाएंगे हमारे कितने, 6। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग डबल वाले त्रिभुज देखते हैं। तो डबल वाले हो जाएंगे, देखिए डबल वाला एक ये हो जाएगा, ऐसे ही एक ये हो जाएगा, और ऐसे ही एक ये त्रिभुज हो जाएगा। टोटल 1 2 3। तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे जिसमें 2 त्रिभुज छिपे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग 3 वाला देखेंगे। तो 3 वाला हम लोग जब त्रिभुज देखेंगे तो देखिए 3 वाला कौन होगा, जैसे ये वाली लाइन है, इसके इधर एक होगा और इधर एक होगा, जिसमें 3 त्रिभुज छिपे होंगे। कुल मिला के इस लाइन के इधर उधर 2 त्रिभुज होंगे जिसमें 3 त्रिभुज हैं। ऐसे ही इस लाइन के 2, एक उधर और एक इधर होगा। ऐसे ही इस लाइन के अकॉर्डिंग एक इधर होगा और एक इधर होगा। कुल मिला के ट्रिपल वाले हो जाएंगे हमारे 6। कितने हो जाएंगे, 6। और एक पूरा त्रिभुज ये हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 6 3 9 6 15 और 1 16। तो इस प्रकार आपका जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल हो जाएगी 16। ये पासे का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। नीचे दिए गई आकृति में किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा तैयार होगा। इसमें डिफिनेशन भी दे दी है कि मानक पासा में विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग सदैव 7 होता है। तो हम लोग देखेंगे इन्हीं चारों में से एक आपका आंसर है, जो जिसको मोड़ें अगर हम, तो ये खुले पासे 4 दिए हैं, तो इसमें देखना है किसको मोड़ें तो मानक पासा मिले। तो आपको पता है किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह के बीच सदैव एक सतह का गैप होता है। जैसे पहले वाले पासे में देखो, तो इस वाली सतह का विपरीत क्या होगा, एक सतह छोड़ के, तो इसका टोटल 7 हो रहा है। ऐसे ही इसका विपरीत क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसे ही इसमें भी देखते हैं, तो इसका विपरीत ये होगा, टोटल 7 हो रहा है। ऐसे ही इसका विपरीत ये होगा, टोटल 7 हो रहा है। और ऐसे इसका भी विपरीत 7 होगा। तो इस प्रकार इनमें किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो रहा है। इस प्रकार यही सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब अन्य ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मदन जो उसी कार्यालय में काम करता है वह अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला गया, फिर बाईं ओर मुड़ा तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की जो है लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें डायरेक्शन और जो है डायरेक्शन टेस्ट में दिशा और दूरी के लिए आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्शन में इधर हमेशा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर हमेशा दक्षिण होता है। ठीक है। और दूरी के लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा। दूरी के लिए जो है आप पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय ये है कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये लंब आधार है, नीचे वाली भुजा आधार है और ये लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप इस प्रमेय को याद रखेंगे
कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दिशा के लिए इसका यूज करेंगे और दूरी के लिए इसका यूज करेंगे। कुछ जो है आप लोग याद रखिएगा, दूरियां हैं जिस ज्यादातर दी होती हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी हमेशा कितनी होगी? 5। अगर एक भुजा 6 है, दूसरी 8 है, तो तीसरी 10 होगी। और इसमें एक भुजा अगर 5 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी सदैव 13 होगी। अगर एक भुजा 8 है, दूसरी 15 है, तो तीसरी सदैव 17 होगी। और इसमें एक भुजा 15 है, दूसरी 20 है, तो तीसरी 25 होगी। अगर ये आप लोग 5 को याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा ये प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर यही जो है वैल्यू दी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखें, इसमें कहा है कि पहला व्यक्ति कौन है? जो है दीपक, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। तो यहां पर देखते हैं, यहां मानते हैं कार्यालय है उसका, वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा और घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर गया। तो यहां तक गया और ये दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर, और वह अपने घर से पहुंच गया। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति है अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। तो इसमें जो है दूसरा व्यक्ति है वो मदन है, वो इधर 5 किलोमीटर गया है पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम में कौन सी डायरेक्शन होगी? इधर ही तो होगी पश्चिम, देखिए। और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर गया। तो इसका बायां जो होगा वो नीचे की ओर होगा, 12 किलोमीटर नीचे की ओर गया। पूछा है कि दीपक और मदन के घर के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। तो न्यूनतम दूरी का मतलब है आपको ये वाली दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है? ये वाली दूरी निकालनी है, ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, आपको ये वाली दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट लेंगे। तो ये भुजा 5 है, ये 12 है, तो आप बताइए ये कितनी हो जाएगी? 13। और ऐसे यहां तक ये भुजा 12 है, ये 5 है, तो यहां तक कितना हो जाएगी बोलो? 13। तो टोटल दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 और 13 26, टोटल दूरी हो जाएगी 26 किलोमीटर। तो दीपक और मदन के घर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में है, नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा? तो देखिए, जल प्रतिबिंब है, तो जैसे हम P का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो P का बनेगा कैसे? ऐसे। और अगर हम P का दर्पण प्रतिबिंब बनाए, जल प्रतिबिंब बनाए, तो इसका बनेगा ऐसे। दोनों में ये फर्क है, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है और ये क्या हमारा है? जल प्रतिबिंब। तो जैसे इसको देखें तो अगर हम इसको ऐसे काटें तो दोनों सेम होना चाहिए, और ऐसे काटें तो ऊपर की आकृति और नीचे की आकृति क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ऐसा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है। इसमें केवल चौथे ऑप्शन में आपका होगा, जिसको अगर ऐसे काटेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला समान होगा, और अगर इसको ऐसे काटेंगे तो भी इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा समान होगा। इस प्रकार चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा नहीं गया है। उस कागज के अंक बाहर की ओर से दिखाई दे रहे हैं। इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। नीचे दिए गए फलकों में कौन सा पासा को सटीक रूप से प्रदर्शित करता है? यानी इसको मोड़ें तो कौन सा पासा बनेगा? तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बहुत आसान सवाल है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसको मोड़ेंगे तो आपको सी ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इसको अगर बंद करेंगे तो जैसा सी ऑप्शन में है वैसे ही बिल्कुल दिखेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री से और अंतर आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 डिग्री से घुमाया जाए तो नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। तो अगर हम बाहर की आकृति को घुमाएंगे 270 डिग्री तो बाहर में जो गोल है इसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बाकी सब में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा और भारत के अधिकांश क्षेत्रों हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। उपयुक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनी के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। चूंकि मोटरसाइकिल की बिक्री काहे पर निर्भर करती है, मानसून कैसा रहा, मानसून पर निर्भर करती है और आगे कहा है कि मानसून अच्छा हुआ है, तो इस प्रकार आपका जो है कंपनियों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, कीमतें अपरिवर्तित रखेंगे तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा क्योंकि मानसून पर निर्भर है और मानसून अच्छा रहा है। इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। तो उपर्युक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, अगर 1% ब्याज दरों में कमी होगी तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर में उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि होगी क्योंकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो बिक्री बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इन ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसी से क्लियर हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए हैं और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो उपयुक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इससे पहला ऑप्शन तो क्लियर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और अपना स्वयं बहुविशेषता अस्पताल खोलेंगे। इस बात की भी कोई इसमें जो है जानकारी नहीं है। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेंगे, ये सही है क्योंकि उसकी रैंक अच्छी है और जब रैंक अच्छी होती है तो वहाँ कॉलेज चॉइस में उसको जो है उसकी पसंद का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जो फैक्ट दिए हैं उसके आधार पे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जीमार्ट और अधिक जो है ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो पहला ऑप्शन है जीमार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर उपलब्ध हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें जो है ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा है ब्लिस बाजार में कोई भी ऑफर और छूट नहीं है, इस टाइप की भी कोई जानकारी नहीं है। तीसरा है जीमार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि क्योंकि ये ऑफर पसंद करता है इसलिए जाहिर सी बात है कि जीमार्ट में ब्लिस के बाजार की अपेक्षा ज़्यादा ऑफर होंगे, इसीलिए तो वो चुनता है। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी। ठीक है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। इसलिए इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। पहला, आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है,
ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, इस टाइप की भी कोई जानकारी नहीं है। तीसरा, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प जो है वो जो है इसमें अंतर्निहित है, तीसरा विकल्प ही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। इसमें लिखा है एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। ठीक है, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देता है, इस टाइप की इसमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है गतिविधियां और प्रचार। ठीक है, देखो गतिविधियां और प्रचार, स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो ऑप्शन सेकंड है वो इसमें अंतर निहित है, बाकी और ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा तुरंत। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखिए, बुक का संबंध है रीड से। बुक का संबंध किससे है? रीड से। यानी किताब का संबंध जो पढ़ने से है, वही भाषण का संबंध किससे है? कॉपी, डिक्टेट, लिसन, इग्नोर। तो वही संबंध स्पीच का है लिसन से, यानी सुनने से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 24 में है किसी भाषा में यदि वाटर को ये लिखा जाता है और ड्रीम को ये लिखा जाता है तो उस भाषा में टाइगर को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें हम दोनों में से एक को ले लेते हैं। तो वाटर को क्या लिखा जाता है बोलो? लिख देते हैं XCWIW। फिर हम टाइगर को क्या लिखेंगे? तो पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या रिलेशन है, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 23 अंग्रेजी वर्णमाला में W का बाएं से 23वां स्थान होता है, A का पहला होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, X का 24 होता है, C का 3 होता है, इसका 23 होता है, I का 9 होता है, W का 23 होता है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसमें जो है वो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है बोलो? 2 की। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। 20 और 3 23। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। ऐसे इसमें कितने वृद्धि हो रही है? 5 की। तो उसी बेस पे हमको पूछा है टाइगर को क्या लिखेंगे। तो टाइगर का में टी का स्थान होता है 20, तो 20 में 1 जोड़ेंगे, यानी यहां पर आ जाएगा 21। 21 नंबर पर कौन आता है? यू। ठीक है दोस्तों, फिर आई का अंग्रेजी वर्णमाला में 9 स्थान है, 9 में 2 जोड़ेंगे। अब कि 2 जोड़ेगा ना, इसमें देखिए 2 जुड़ा है, तो 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 पर आ जाता है के। फिर जी का 7 है, अब की 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 पर आ जाएगा कितना? जे। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका होगा चौथा वाला ऑप्शन। देखिए इसमें जो है 3 मैच कर गए हैं यू के जे, तो इस प्रकार आगे भी मैच कर जाएंगे और किसी में है नहीं, तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपका आंसर है। यह भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टर को ये लिखा गया है, प्रोड्यूसर को ये लिखा गया है, तो कस्टमर को क्या लिखेंगे? तो पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं, डायरेक्टर DIRECTOR। जैसे लिखा है इसको हम ऐसे खड़े में लिख लेते हैं, SCPHUQDD। और नंबरिंग कर देते हैं, डी का 4 है, 9, आर का 18, 5, 3,
20, 15 और 18। इसकी नंबरिंग कर देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान। 19, 3, 16, 8 और इसका 21, 17, 4, 4। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो इसमें देखिए यहां पर -1 हो रहा। हम लोग पहले ज्यादातर अधिकतर -1 +1 पर ध्यान देंगे, फिर देखेंगे इसमें एक स्थान छोड़ के यहां पर -1 हो रहा है, ऐसे ही इसमें जो है यहां पर -1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर -1 हो रहा है, तो सी का 3 है, इसमें माइनस हो जाएगा बी, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, -1 होगा। ऐसे जो दूसरा है 21, यानी यहां छोड़ के चौथे नंबर पर आएगा। 21 में से जब -1 करेंगे तो यानी टी आ जाएगा। चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा बोलो, टी आ जाएगा। तो देखते हैं पहले दूसरे नंबर पर बी हो, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर टी हो, तो ये दो ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब एक बार और देखना पड़ेगा हमको। 19 यस का है, यानी एक स्थान छठे नंबर पर आ जाएगा 18, यानी आर। एक -1 करेंगे तो 18, तो छठे नंबर पर आर जिसमें आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो छठे नंबर पर आर आ रहा है किसमें, दूसरे वाले विकल्प में। तो इस प्रकार दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड नंबर पर बी आ रहा है, चौथे नंबर पर टी आ रहा है और छठे नंबर पर आर आ रहा है। ये केवल सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर है। बाकी ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसमें लिखा है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित। इसमें थोड़ा नाम मिलते जुलते हैं, तो इसको बहुत सावधानी से करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो कोमल जो है वो किसकी बेटी है, सुमन की। तो सुमन इससे क्या होंगी, एक पीढ़ी ऊपर होंगी। मां एक पीढ़ी ऊपर होती है, इसलिए उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राजा राम, इसको थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि इसमें दोनों नाम आए हैं, उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, आगे देखते हैं। राजा राम सुमन के ससुर, तो सुमन का ये कोई पति होगा, उसके पिता हैं राजा राम। ससुर और सुरेखा के पति हैं, यानी राजा राम सुरेखा के पति हैं, तो इनकी जो है पत्नी का नाम क्या होगा बोलो, सुरेखा। ठीक है, इतना बन गया। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, जो सुरेखा के लिए आया है, ये राजा राम के एकमात्र बेटे कमल की क्या है, मां है। तो यहां पर आ जाएगा क्या बोलो, कमल। यहां पर क्या आ जाएगा, कमल। एकमात्र बेटे की मां है तो कमल हो जाएगा। आगे जो लाइन छोड़े थे, सोनम कमल की बेटी है, तो सोनम जो है वो कमल की बेटी हो जाएगा। ऐसे इसका डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम से ही हम लोग कुछ आइडिया लगा पाएंगे। आगे पूछा है कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। तो कोमल और सोनम के जो माता पिता हैं वो एक ही हैं, और इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बहन। कोमल सोनम की कौन सी है, वो क्या है बोलो, बहन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का रिश्ता बताना है, और ऑप्शन दिए हैं पिता, ससुर, दादा और चाचा। तो इसमें सबसे पहले आदमी ने कहा, तो क्या कहा, आदमी अपने लिए शब्द इस्तेमाल करेगा क्या, मेरी। जो मेरी शब्द आया है ये आया है कहने वाले के लिए। कहने वाला कौन है, वह आदमी।
तो हम लोग सबसे पहले आदमी को बनाएंगे और कहा मेरी पत्नी, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। पत्नी के लिए डबल लाइन खींचते हैं और बहन के लिए सिंगल लाइन खींचते हैं, वरना अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। पत्नी के ससुर, तो ये ससुर हो जाएंगे। के की बहू है, तो एक बहू तो ये हो सकती है, लेकिन अगर इसको हम बहू मानेंगे केवल, तो आपका आंसर पिता हो जाएगा। जबकि इसमें आदमी जो है वो पिता के बगल में बैठा है, तो पिता तो नहीं है, तो हम इसका जो है एक कोई भाई मान लेते हैं, उसकी पत्नी ये वाली बहू मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं, तो ये बहू है, इसको मान लेते हैं ये बहू है। मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, तो ये भी तो बहू हुई। आगे पीछे उसमें कहा है वह उस औरत के पति का बेटा है, तो यानी वह लड़का जो है, ये इसकी बात हो रही थी, इसके पति का बेटा है। ठीक है, तो पूछा है आदमी उस लड़के का कौन है, तो आदमी जो है उस लड़के के पिता का भाई है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो चाचा। इस प्रकार चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो आदमी है वो पिता के बगल में बैठा है, तो अगर इसको मानेंगे तो वो भी पिता हो जाएगा, दो पिता थोड़ा ना हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो चाचा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। इसमें लिखा है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, यानी पहला दूसरे का पति है। ए हैस बी का मतलब है पहला दूसरे का भाई है। ठीक है, ए एट द रेट का बी का मतलब है दूसरा पहले का बेटा है। इसमें एक बात इसको ध्यान रखिएगा। और ए डॉलर बी का मतलब है दूसरा पहले की बेटी है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे और इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ विकल्पों में से कौन चुने, तो हम लोग इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो आर के बाद हैस का मतलब है क्या, भाई, तो आर भाई है किसका, पी का। और पी के बाद कौन सा सिंबल आया है, प्लस, तो प्लस का मतलब पति है पी किसका, क्यू का, तो डबल लाइन खींचेंगे माइनस। ठीक है, इसमें दोनों का जेंडर पता चल जाएगा, दोनों में से एक का पता है तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। तीसरा सिंबल है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है दूसरा पहले का बेटा है, तो दूसरा पहले का बेटा है, तो यानी यस क्यू का क्या है, बेटा है। और डॉलर का मतलब है कि दूसरा जो है वो पहले की बेटी है, तो दूसरा मतलब टी जो है वो यस की क्या है, बेटी। तो बेटी एक स्थान नीचे होगी, इसलिए एक स्थान नीचे बना देंगे। पूछा क्या है, आर यस के दादा हैं, तो आर यस के दादा नहीं है। बोलो भाई, इसमें दादा के लिए दो जनरेशन का गैप होना चाहिए, तो इसमें एक ही जनरेशन का गैप है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा है पी टी का चाचा है, तो पी टी का चाचा नहीं है, ये तो दो पीढ़ी ऊपर है, तो चाचा दो पीढ़ी ऊपर थोड़ा ना होता है, गलत हो जाएगा। यस पी का पोता है, यस पी का पोता नहीं है, ये तो उसी का बेटा है, तो ये भी गलत है। तीसरा टी क्यू की पोती है, टी क्यू की पोती है, देखो इससे पोती दो पीढ़ी नीचे है, तो टी जो है फीमेल भी है, क्यू की पोती है। इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इसमें लिखा है ए बी के ससुर हैं, तो हम लोग साथ ही साथ फैमिली ट्री बनाते चलते हैं। ए बी के ससुर हैं, तो ए ससुर हैं किसके, बी के, तो जो है बी के ससुर हैं। अब इसमें ससुर ये हैं, तो इनका जेंडर पता है, बाकी इन दोनों का जेंडर अभी तक नहीं पता है। ए बी की ससुर हैं, तो ससुर का मतलब होता है पत्नी या पति का पिता। जो सी की मां है, तो सी की मां कौन है, बी, जो हमेशा अपने ठीक पहले वाले के लिए आता है,
तो सी की माँ कौन है? बी। तो जो सी की माँ है यानी बी जो है वो सी की क्या है बोलो? माँ है। अब इसका जेंडर कंफर्म हो गया। अगर ये पत्नी है तो इसका मतलब ये पति होगा। डी ई की माँ है, थोड़ी देर रुके रहे, ना डी आया है ना ई आया है, आगे पढ़ते हैं। जो यफ और सी का पिता है, तो जो शब्द बाद वाले के लिए आता है यानी ई जो है वो सी और यफ का पिता है, तो ई जो हो यहां पर आ जाएगा और यफ यहां पर आ जाएगा। जो सी और यफ का पिता है यानी ई यहां पर आएगा। आगे जो लाइन हमने छोड़ी थी वो उसको पढ़ लेते हैं। डी जो है वो ए की माँ है, तो यानी डी ए की माँ है, तो इसका मतलब ए की पत्नी होगी डी। ठीक है। अब पूछा है ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए जो है वो ई का क्या है बोलो? पिता है। ए जो है वो ई से एक स्थान ऊपर है और पुरुष है, तो ए जो है ई का क्या है बोलो? पिता है। इस प्रकार चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, ये जो है वेन डायग्राम वाले सवाल हैं, इनको बहुत आसानी से करते हैं। इसमें दो कथन दिए हैं, सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम क्या होता है? सभी वाला वेन डायग्राम जानते हैं कैसे बनता है? ऐसे वाला, ये सभी वाला वेन डायग्राम होता है। कुछ वाला जो वेन डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है। ठीक। कोई नहीं वाला वेन डायग्राम कैसे बनता है? अलग अलग बनेंगे दोनों। ठीक है। और कुछ नहीं वाला वेन डायग्राम ऐसे बनता है, लेकिन अब की छायांकित भाग ये वाला। तो ये चार टाइप के वेन डायग्राम होते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और दो वाले बहुत इजी होते हैं, तो इनको करते हैं। सभी छात्र शिक्षक हैं, तो सभी वाला वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, सभी छात्र शिक्षक हैं, ऐसे बन जाएगा। पहला वाला बीच में रहेगा ऐसे। दूसरा है कि कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य, तो कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, यहां पर दो कंडीशन बनेंगे। अब शिक्षक यहां भी हैं, सारे छात्र शिक्षक हो गए हैं, तो ये भी यहां पर भी शिक्षक आएगा। तो इसका ऐसे भी बन सकता है कि अंदर ना टच करे, यानी यहां पर हो जाएगा प्रधानाचार्य, या इसका एक कंडीशन और है कि अंदर भी चला जाए, शिक्षक तो अंदर भी तो हैं, तो इसको ऐसे भी बन सकता है प्रधानाचार्य। ये चीज जो है ऐसे भी बन सकती है। तो दो कंडीशन बनेंगे, दोनों को ध्यान रखेंगे और निष्कर्ष वही सही निकलेगा जो दोनों स्थितियों में सही होगा। तो पहला है कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, ये कोई जरूरी थोड़ा ना है। पहली कंडीशन में तो ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन में है। अगर दोनों कंडीशन में फॉलो करेगा वही निष्कर्ष सही होगा। तो पहला तो आपका सही नहीं है। दूसरा है सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, ये तो कतई गलत है। तीसरा है कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो प्रधानाचार्य ऐसी कंडीशन में भी कुछ शिक्षक हैं और ऐसी कंडीशन में शिक्षक हैं, तो आपका तीसरा विकल्प तो बिल्कुल सही है। और चौथा है सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये भी आपका गलत है। केवल तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये भी न्याय निगमन का सवाल है, इसको भी वेन डायग्राम से करेंगे। तो अभी बताया था वैसे बनाएंगे। सभी घोड़े गधे हैं, तो सभी घोड़े गधे हैं, सभी वाले ऐसे बनता है। दूसरा है सभी गधे बंदर हैं, तो सभी गधे बंदर हैं, तो ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों। और आगे लिखा है कोई बंदर बाघ नहीं, तो कोई नहीं वाला क्या है? अलग बनता है, इन सबसे अलग बनेगा। बंदर सब जगह हो गए तो अलग बनेगा, यहां पर आ जाएगा बाघ। कोई नहीं में ऐसे वेनारिक बनता है। अब दिया गया है कि कथनों का निष्कर्ष तार्किक रूप से उपयुक्त कथनों का अनुसरण करते हैं, कौन कौन सही है ये बताना है। तो ये चार दिए गए हैं, इनमें देखते हैं कौन कौन। सभी घोड़े बंदर हैं, तो सभी घोड़े बंदर हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ गधे बाघ हैं, ये आपका गलत है। गधे अलग है, बाघ अलग है, दोनों का आपस में यहां पर कोई निष्कर्ष नहीं, रिश्ता नहीं है। तीसरा है कुछ बंदर घोड़े हैं, तो कुछ बंदर घोड़े हैं, बिल्कुल सही है। देखिए बंदर का कुछ हिस्सा घोड़े में आता है, बिल्कुल सही है। चौथा है कुछ बंदर गधे हैं,
तो कुछ बंदर गधे हैं, ये भी आपका सही है। यानी बी छोड़ के आपका तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यानी ए सी डी जिसमें आएगा वही सही होगा। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए, सी और डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, यानी 4 के जो गुणज हैं उनको छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला में 13वें स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए 13वें स्थान पर वैसे कौन आता है, 13वें स्थान पर आता है यम। अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पर कौन आएगा, यम। लेकिन यहां पर आप छोड़ेंगे किसको, जो 4 के गुणज होंगे। तो एक 4 का गुणज पहला वाला छूट जाएगा, फिर 4 का दूसरा गुणज जो 8 नंबर पर आएगा, तीसरा गुणज छूट जाएगा जो 12 नंबर पर आएगा। ठीक है, 3 गुणज छूट गए। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 15, 16। अब 16 पर फिर वो 16वां गुणज आ जाएगा तो 4 का गुणज होगा। यानी जो 17 नंबर पर आएगा क्यू, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही है, बोलो। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। यदि किसी भाषा में एक्सटर्नल को ये लिखा जाता है, पार्टिकल को ये लिखा जाता है, तो एनालिसिस को हम लोग इन चारों में से क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल को हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। एक्सटर्नल को लिखा जाता है आई वाई यू, आई यस ओ ई एम। ठीक है, तो इनकी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। इसका 5 होता है, इसका 24 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5, 18, 14, 1, 12। ऐसे इसका लिखेंगे 9, इसका हो जाएगा कितना 25, और इसका 21, आई का 9, यस का 19, ओ का 15, ई का 5, ई का जो है वो हो जाता है कितना 5, और यम का 13। तो इसमें देखिए पहले वाले में कितने की वृद्धि हो रही, 4 की। दूसरे वाले में भी +1 हो रहा है, तीसरे वाले में भी +1 हो रहा है, चौथे में फिर +4 की वृद्धि हुई है। फिर देखिए इसमें +1 हो रहा है, फिर इसमें +1 हो रहा है, फिर इसमें जो है वो +4 की वृद्धि हो रही है। देखिए जहां पर स्वर आ रहे हैं वहां पर जो है वो 4 की वृद्धि हो रही है, और सॉरी यहां पर, और जहां पर व्यंजन आ रहे हैं वहां पर 1 ही की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, जहां पर स्वर आएंगे वहां 4 की वृद्धि करेंगे, और जहां व्यंजन आएंगे वहां पर 1 की वृद्धि। तो ए तो स्वर है, यहां पर 4 हो जाएगा, यानी इसकी स्टार्टिंग होगी किससे, ई से। इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, +4। ऐसे यन, यन क्या है, व्यंजन है, तो इसमें 1 जुड़ेगा, यन के बाद ओ। ऐसे ए स्वर है तो इसमें 4 जुड़ेगा, यानी 5 पर ई आ जाएगा। यल व्यंजन है तो इसमें 1 जुड़ेगा, यानी 13 पर आ जाएगा यम। ठीक है। अब इसमें वाई आया है तो वाई में कितना जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। वाई के बाद क्या आ जाएगा, बोलो, जेड। ठीक है। अब यस जो है वो उसमें भी 1 जुड़ेगा तो टी आ जाएगा। ऐसे करके देख लेते हैं इसमें इतने में आंसर मिल रहा है कि नहीं, यम जी टी। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी इन तीनों में देखिए यहां तक जो है वो मैच कर रहा है। अब आगे से जो है वो पता चलेगा। आगे है आई, तो इसके आधार पर देखेंगे आई में कितना जोड़ा गया है। इसमें देख लेते हैं आई में कितना जोड़ा गया है। आई में 9 होता है ना। आई में कितना होता है, 9। तो यहां पर तो आई वाले में 6 जोड़ा गया है। आई वाले में कितना जोड़ा गया है, 6। तो इसमें भी हम 6 जोड़ देंगे तो ये 15, 15 पर हमारा आ जाएगा ओ।
आई वाले में 6 जुड़ रहा है, बाकी स्वर में जो है वो 4 जुड़ रहा है। तो इस प्रकार आपका आंसर, और यस में आ जाएगा एक एक जुड़ेगा तो यानी टी आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर, चौथा विकल्प बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, इसमें बाकी स्वर में 4 जुड़ रहा है, केवल आई में 6 जुड़ रहा है। तो इस प्रकार आपका जो है वो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। किसी भाषा में यदि कैबेज को ये लिखा जाता है, ब्रिंजल को ये लिखा जाता है, तो हम लोग पंपकिन को क्या लिखेंगे, इसको करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, सी कैबेज को CABBAGE, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ZF और B। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करेंगे, इसका 3 हो जाएगा, 1 2 2 1 7 5। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 2 2 1 8 26 6 2। अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि ये 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 3 में से 1 घटाया, कितना हो गया, 2। ऐसे ही 1 घटाने का मतलब पीछे का लेंगे, ए के बाद जो है 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, बोलो। 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक पीछे का क्या मिलेगा, Z। ऐसे ही B से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। इन सब में क्या किएगा, -1, और 1 1 का गैप हुआ है बीच में, 1 1 का गैप हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो जैसे पंपकिन है, P आया है, तो अंत में आएगा 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो P में से 16 में से 1 घटाएंगे तो यानी 15। 15 पर कौन आ जाएगा, O। कौन आ जाएगा, O। तो लास्ट में O देखिए किस में आया है, चौथे वाले विकल्प में आया है। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे जो है ऐसे तीसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे वाले से घटाएंगे 1, तो दूसरा यानी 21 से घटाएंगे तो कौन आ जाएगा, बोलो, 21 T। तो यानी 1 छोड़ के यहाँ पर कौन सा आएगा, T। तो इसमें भी T आया है तीसरे नंबर पर दाहिने से। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब इससे ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, किसी भाषा में यदि इसको कैंफर को ये लिखा जाता है, ट्रेबल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लम्बर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, CAMPHOR। इसको क्या लिखेंगे, DCPTMUY। अब हम लोग इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 3 1 13 16 8 15 18, और इधर हो जाएगा 4 3 16 20 13 21 25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। पहले आमने सामने देखते हैं, प्लस कितना हो रहा है, 1, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, और इसमें +7 हो रहा है। तो यही काम इसमें भी कर देते हैं। P में हम 1 जोड़ेंगे, +1 करेंगे तो आ जाएगा Q। ठीक है, और Q केवल 2 ऑप्शन में आया है। यल में 2 जोड़ेंगे तो 14 पर आ जाएगा यन। यू 3 नंबर पर 21 होता है, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा x। क्या आ जाएगा, बोलो, x आ जाएगा। फिर 13 में अब की 4 जोड़ना पड़ेगा तो 17, 17 पर आ जाएगा फिर से q। तो इस प्रकार आपका
तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इतने से ही क्लियर हो रहा है कि तीसरा विकल्प जो है, पहले के 4 अक्षर मिल रहे हैं तो इसका मतलब आगे भी मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा गया है नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है, नंबरिंग कर देते हैं। और नंबरिंग करते हैं तो पहले वाले की नंबरिंग कर देते हैं। इसका 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, इसका 8 होगा, इस 10, 12, तो अब की जो आएगा 14 आएगा। 14 का मतलब है यन, तो स्टार्टिंग वाला जो अक्षर होगा वो यन होगा। इसका मतलब पहला और चौथा विकल्प जो है आपका गलत है। फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसका जो है 24 होता है, यू का 21 होता है, इसका 18 होता है, ओ का 15 होता है, यल का 12 होता है और आई का 9 होता है। तो कितना घटा है बोलो? 3 3 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है बोलो? 3 3। तो 3 3 माइनस हुआ है, तो हम लोग 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। 6 पर कौन आ जाएगा? यफ। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, यन और एफ, यन एफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये 2 है, इसको इससे मिलाते हैं, सेकंड दूसरे वाले के सेकंड से, और फिर इसको मिलाते हैं थर्ड वाले से, तीसरे वाले के थर्ड से। पहला वाला होगा पहले का, दूसरा वाला दूसरे का होगा और तीसरा वाला तीसरे का होगा। 3 3 के आधार पे इसमें बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करेंगे। तो अब ये वाले 3 लेंगे, तो ये वाले 3 लेंगे, तो देखेंगे क्या होगा। ऐसे ही तो 3 3 के आधार पे बनाया गया है, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। इसमें क्या हुआ है? +2 हुआ है, और इसमें क्या हुआ है? +3 हुआ है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसका 2 होता है, इसका 4 होता है और इसका 7 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को निकालेंगे। तो हम पहले इनको 3 को लेते हैं। किसको लेते हैं? इन 3 को लेते हैं, एक यहां पर 3 को। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले के आधार पर ये लिखा है, कितना हो गया? इसमें कितना जुड़ा? 2। तो ऐसे इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, यानी अंतिम होगा वो यच होगा। अंतिम क्या होगा बोलो? यच होगा। और ऐसा केवल तीसरे ऑप्शन में है जिसमें अंत में यच आया है। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 पे देख आते हैं। इसमें लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। तो देखते हैं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो सी का स्थान होता है 3, एफ 6, आई का 9 होता है, यल का 12 होता है। तो सब में कितना जोड़ रहा है? +3 हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? +3 3 हो रहा है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे, प्लस का 3, तो आएगा 15। 15 पर कौन सा अक्षर आता है? ऊ। तो इस प्रकार आपके ये दोनों विकल्प जो हैं वो दोनों गलत है। अब या तो पहला सही होगा या चौथा होगा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि नंबर कैसे आए हैं। तो देखिए, 2 आपको पता है अभाज्य संख्या है, और 2 के बाद कौन अभाज्य संख्या है? 3, फिर 5, फिर अभाज्य संख्या कौन सी है बोलो? 7, फिर 11। ठीक, तो इसमें ध्यान से देखोगे, पहली अभाज्य संख्या आई है, फिर एक छोड़ दिया है, दूसरी अभाज्य संख्या आई है 5, फिर एक छोड़ के तीसरी अभाज्य संख्या आई है, एक एक छोड़ के आई है तीसरी संख्या, फिर 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 13, फिर 17 आई है। तो अब 17 के बाद अभाज्य संख्या होती है 19, और 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 23। तो 23 होगी, यानी इस प्रकार आपका आंसर कौन सा है बोलो? चौथा है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। इसमें लिखा है यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणे के चिन्ह के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी
इनको आपस में बदल लेना है और इनको आपस में बदल लेना है, तो बदल लेते हैं। यानी गुणे की जगह पर हम लोग क्या कर दें, भाग, ठीक है। और प्लस की जगह पर क्या कर दें, माइनस, माइनस की जगह पर प्लस और भाग की जगह पर गुणा। तो जैसे बताया वैसे हमने चिन्ह बदल लिया। अब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 13 माइनस 10 प्लस 13 गुणे 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 माइनस 10 प्लस 26। आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो 39 में से 10 माइनस हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 29। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प आपका जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इसमें लिखा है यदि हम प्लस और माइनस को आपस में बदल लें, ठीक है, और भाग और गुणे को आपस में बदल लें, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा सही है। तो ऐसे ऑप्शंस में हम लोग चारों को टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए लेंथी होता है। ज्यादातर ऐसे सवालों को हम लोग पीछे वाले चौथे ऑप्शन से लगाना शुरू करते हैं। तो चौथे ऑप्शन में इसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए चौथा ऑप्शन है 17 प्लस 7 भाग 2 माइनस 21 गुणे 3 बराबर 10। अब देख लेते हैं चिन्ह बदल के, तो 17 माइनस 7 भाग की जगह पर गुणा करेंगे और प्लस माइनस की जगह पर 21 करेंगे, भाग की जगह गुणा की जगह पर भाग करेंगे, ठीक है, बराबर 10। अब पहले भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस, इसके बाद गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा माइनस 17। अब हम इसको इसको जोड़ देंगे तो 17 और 7 हो जाएगा 24 माइनस 14। तो इस प्रकार 10 बराबर 10 आ जाएगा। चौथा विकल्प सही है। इसमें बस यही है कि ऐसे तो आंसर आप चारों चेक नहीं कर सकते, चारों चेक करने में बहुत टाइम लगेगा। कोशिश करिए कि आप लोग शुरुआत से चेक करिए, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि इसमें तीसरा या चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करिए क्योंकि समय इसमें काफ़ी लगता है। अगला क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का है। इसमें यह पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, ए और सी के बीच क्या संबंध है। ठीक है, ये दोबारा से लिख गया है, इसको छोड़ दें। ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है। तो इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं। ए जो है वो बेटा है किसका, बी का, और इससे थोड़ी दूर दूसरा बना लेते हैं, सी डी की बेटी है। तो सी बेटी है किसकी, डी की। इनमें आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अब पूछा है उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। तो इसको लिंक कराना है। रिलेशन तभी निकलेगा, ए और सी के बीच में संबंध तब निकलेगा जब ये दोनों लिंक करेंगे आपस में। तो इसमें है बड़े और छोटे से रिश्ता नहीं निकलेगा, है ना, बड़े से लंबे से इससे रिश्ता थोड़ा ना निकलेगा। रिश्ता जब कोई दिया होगा ना, जेंडर से रिश्ता निकलेगा। पहले हमको इनको लिंक कराना है। तो ये तीनों ऑप्शन में एक जो है ये गलत है। इसमें दिया है रिश्ता, इसमें कौन सा दिया है, पत्नी, डी बी की पत्नी है। तो डी और बी का लिंक बनेगा तो जाहिर सी बात है ए और सी का भी लिंक बनेगा, तो ए और सी में तभी संबंध निकलेगा। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इसमें लिखा है दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं, ये निकालना है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ये 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से पांचवा, तो राजेश जो है वो बाएं से 5वें नंबर पर है। ठीक है, और सतीश बाएं से 5वें स्थान पर है। सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। तो सतीश के दाईं ओर, तो यानी यहां पर सतीश है, तो ये इसके दाहिनी ओर यानी इधर 1 2 3 4 5 5 छात्र हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा है दीपक राजेश और सतीश के बीच में कहीं पर बैठा है। तो दीपक यहां पर बैठा है
कहीं पर अब पूछा है उपयुक्त प्रश्न उसका उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। और प्रश्न क्या था, दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र बैठे हैं। तो यहां पर हमको यहां पर कितने लोग आएंगे, इसके बीच में कितने छात्र हैं ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। इससे भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकलेगी, कितने छात्र हैं ये नहीं पता चलेगा, इसलिए पहला ऑप्शन से नहीं भी नहीं पता चलेगा। राजेश और सतीश के बीच में 9 छात्र हैं, तो राजेश और सतीश के बीच में 9 छात्र हैं, इससे भी ये नहीं पता चलेगा कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, तो दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, तो इसका मतलब है इधर 5 हैं, तो इधर का पता चल जाएगा। दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, यानी ये हैं। तो अब इधर 6 हैं, टोटल कितने हैं 20। तो इस प्रकार इससे पता चल सकता है। तो कुल मिला के तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इससे आपको दीपक और सतीश के बीच में छात्रों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या है। तो नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और इनकी आयु का अनुपात दिया है 6:5:3। तो औसत आयु निकालनी है। तो औसत का मतलब है कि हमको सभी का टोटल निकलना है, यानी सभी की आयु निकलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या दिया है, इसमें किस कथन जो है किसकी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है। बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। इससे एग्जैक्ट आंसर कहाँ आएगा, कम ज्यादा आ सकता है, एग्जैक्ट थोड़ा ना आएगा। बोमन और चौन की आयु में अंतर अमन और बोमन की आयु के अंतर से दोगुना है, इससे भी नहीं आएगा, इससे गुना से कतई नहीं आएगा। ठीक है, जब कोई संख्या दी होगी, जब कोई संख्यात्मक मान दिया होगा, तभी तो हमको इनकी वैल्यू निकलेगी, और जब इनकी वैल्यू निकलेगी तभी हम लोग औसत बराबर योगफल बटे संख्या का फार्मूला लगाएंगे, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार ये जो फैक्ट दिया है, जो संख्यात्मक मान दिया है, वो किस में दिया है, चौथे ऑप्शन में। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यही अतिरिक्त फैक्ट की जरूरत हमको है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इसमें लिखा है 8 दोस्त ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गोल मेज बना देंगे और इसमें 8 जगह बना देंगे, 1 2 3 4, और बीच में इनके सबके टोटल 8 जगह हो गई। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक वाइज जो है सुई के चलने की दिशा में सदैव हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज सदैव क्या होता है, दायां होता है। ठीक है, तो पहली लाइन लिखी है ए बी के ठीक सामने बैठा है। तो ए जो है वो बी के ठीक सामने बैठा है, ऐसे बैठा दिया। ठीक है, और डी ई और ई ठीक सामने यफ है, तो ई को यहां बना देते हैं, इसके ठीक सामने यफ बना देते हैं। ठीक है, ये लाइन भी बन गई। सी ई और ए के ठीक बीच में है, तो सी जो है वो ई और ए के ठीक बीच में है, सी यहां पर आ जाएगा। टिक, ये भी बन गया। अब डी ए के ठीक दाहिने है, तो डी जो है ए के ठीक दाहिने है, दाहिने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। पूछा है उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। और प्रश्न क्या है, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी के ठीक दाहिनी ओर यानी यहां कौन बैठा है, इसकी जानकारी के लिए कौन सी अतिरिक्त जानकारी जरूरत है। ए सी और डी के बीच में बैठा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पता ही है। सी जी के ठीक सामने बैठा है, बस इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि सी जी के ठीक सामने बैठा है, यानी जी यहां बैठा देंगे। तो एक ही बचा, कौन बचा, इनमें 8 में कौन बचा, एच, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अतिरिक्त जो तथ्य की जरूरत है वो कौन सा है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। इसमें लिखा है एक आदमी 200 रुपए लेकर बाजार गया, उसने 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम सेब खरीदे और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है? ठीक है, उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? तो सेब 50 रुपए में 2 किलोग्राम खरीदे हैं तो 100 रुपए के हो जाएंगे सेब, ठीक है। और केले 2 दर्जन खरीदे हैं तो हमको जब तक केले का रेट नहीं पता चलेगा प्रति दर्जन का, तब तक हम लोग कैसे निकाल पाएंगे कि कितना शेष बचा? तो इसमें अतिरिक्त जानकारी जरूरत है। ये इसका ऑप्शन देखते हैं। बाजार में केले 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो केले किलोग्राम में नहीं, इसमें दर्जन में दिए हैं, तो यहां पर भी रेट हमारा दर्जन में होना चाहिए, इसलिए ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, सेब पर 5% और केले पर 10% की छूट है, छूट से भी हमको आंसर नहीं मिलेगा। छूट से क्या मतलब है? तीसरा, 2 दर्जन केले का वजन, वजन से भी हमको कोई आइडिया नहीं लगेगा, हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं कि जो है कितने रुपए शेष बचे। 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो लागत के बराबर थी, तो इससे जो है आपको कुछ आइडिया लग सकता है, इसी से आंसर आएगा। चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें लागत जो है दर्जन केले की सेब के आधे किलो की लागत के बराबर है, यानी इसका मतलब आधा किलो सेब कितना हो जाएगा? 25 रुपए का। 1 रुपए का 50 है, तो 1 दर्जन केले 25 के हो जाएंगे। क्या 2 दर्जन लिए हैं तो 50, यानी ये हो जाएंगे टोटल 150 रुपए। तो उसके पास शेष कितना बचेगा? 50 रुपए। तो चौथी जानकारी जो है ये सब निकालने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य के सिक्कों की जो है सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 150 दी है। उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है? तो कुल सिक्कों की संख्या दी है और राशि हम तब लोग जान पाएंगे जब ये सिक्कों में अनुपात दिया होगा। तो इससे सिक्कों की संख्या निकल आएगी और उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है टोटल धन निकल आएगा। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ए बी का भाई है, तो हम फैमिली ट्री बनाते हैं। भाई है कौन? ए। किसका? बी का। तो ऐसे बना लेंगे, भाई में जनरेशन गैप 0 होती है, दाएं बाएं बना लेंगे। जो सी की बहन है, जो शब्द किसके लिए आया है? बी के लिए, जो अपने ठीक पहले वाले के लिए आता है। जो सी की बहन है यानी ये सी की बहन हो जाएगी, तो उसी पीढ़ी का सी को बना देंगे। ए बी और सी ई, ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं। तो ए बी सी जो है ई और एफ की संतानें हैं, तो ई और एफ की संतानें हैं, तो यानी ये इसके माता पिता होंगे। अभी ये नहीं क्लियर है कौन माता है कौन पिता है। एफ का बी से क्या संबंध है? तो एफ जो है वो बी का कौन है? तो नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी? तो इसमें अगर हमको जेंडर जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग इसको नहीं आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जेंडर पता होना जरूरी है, और जेंडर पता होने से सी एफ का पुत्र है, तो इससे तो ये पता चलेगा, ठीक है। पूछा क्या है बोलो? एफ का बी से रिश्ता, तो एफ का बी से हमको एफ का जेंडर जिससे पता चलेगा उसका पता चलेगा। इसमें एफ का जेंडर हमको नहीं पता चल रहा है। ई ए के पिता है, ई जो है वो ए का क्या है? पिता है। तो इससे ये पुरुष हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पति पत्नी में एक पुरुष है तो दूसरा क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। तो दूसरे से पता चल जाएगा हमको, जब इसका जेंडर पता चल जाएगा। तो पूछा क्या है? एफ का बी से रिश्ता, एफ जो है वो बी की क्या हो जाएगी? मां हो जाएगी। तो इसके लिए आपको अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है। बी नंबर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। इसमें लिखा है किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। दमयंती का रोल नंबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस
अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। ये भी डाटा सफिशिएंसी का सवाल है। वीडियो में डाटा सफिशिएंसी के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है दमयंती का रोल नंबर क्या है। कक्षा में 20 छात्र हैं, इससे भी नहीं पता चलेगा कि रोल नंबर क्या है। रोल नंबर किसी का छात्र संख्या से थोड़ा पता चलेगा, इसलिए पहला ऑप्शन से कुछ नहीं पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन है दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 आगे है। ठीक है, तो दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से कितना आगे है, बोलो 6 आगे है। ठीक है, 6 स्थान आगे है। इससे भी नहीं पता चलेगा। दमयंती का भाई बाद वाले से भी नहीं पता चलेगा। दमयंती और दिनेश का रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उर्मा के बीच रोल नंबर संख्या के समान है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है, इससे जो है वो आपका आंसर ज्ञात होगा। दमयंती का रोल नंबर जो है इस चौथे ऑप्शन की जानकारी दी होगी तभी निकल पाएगा। तो इस प्रकार चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे की विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालना है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका चौथा विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 वर्ष पहले सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के 12 से कम था, इससे भी नहीं जानकारी निकलेगी। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 वर्ष बाद हर्षद सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। तो इसमें जो 4 वर्ष बाद अंतर होगा, अंतर हमेशा फिक्स रहता है। जो 4 वर्ष बाद होगा वही आज का अंतर होगा, और इससे हमको एक वैल्यू निकलेगी, संख्यात्मक मान निकलेगा। इससे जो है वर्तमान आयु सुधा की निकल आएगी। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि चारों पढ़ेंगे और आपने सवाल लगाए होंगे तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ते हैं। ये डायरेक्शन टेस्ट का है। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी में निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई। तो 8 किलोमीटर पूरब गई, तो पूरब ये वाली दिशा होती है। 8 किलोमीटर गई और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। तो घड़ी तो हमेशा ऐसे चलती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में मुड़ गई और 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। तो थोड़ा सा स्केल का ध्यान रखेंगे, यानी ये दूरी जो दी है ये 15 किलोमीटर दी। तो उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी यानी ये आपको निकालना है। अभी हमने बताया था कि दूरी निकालने के लिए अगर एक भुजा 8 है, दूसरी 15 है, तो तीसरी कौन सी हो जाएगी 17। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो वीडियो प्रथम पाली 22 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसकी दूसरी पाली में जो पेपर हुआ है उसको आगे करते हैं। ठीक है।